फिल्म शुरू होती है और एक प्रयोगशाला दिखाई जाती है जहां पौधे उगाए जाते थे। यहाँ वे जितने भी पौधे उगाते थे उनमें एक अलग तरह की खुशबू होती थी। फिर हमें एक वैज्ञानिक एलिस को अपने सिर से कहते हुए दिखाया गया है कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का हार्मोन है। जब हम किसी को गले लगाते हैं या उससे प्यार करते हैं तो हमारा शरीर उन हार्मोनों का निर्माण करता है जिन्हें हैप्पी हार्मोन भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा रो रहा होता है और अगर हम उसे उसकी माँ के पास ले जाते हैं तो वह शांत हो जाएगा और खुश महसूस करेगा और फिर ये हैप्पी हार्मोन बनेंगे। उत्पादन किया। इसके अलावा इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने एक खास तरह का फूल उगाया है। इसे हम हैप्पी फ्लावर भी कह सकते हैं। जो भी इसे सूंघेगा उसे खुशी होगी और अगर हमें ये फूल उगाने हैं तो हमें सब कुछ प्यार से करना होगा तभी ये फूल उगेंगे। हमें इसे धूप, बारिश, हर चीज़ से बचाना होगा तभी ये खिलेंगे और हमें खुशी देंगे। यहाँ मौजूद अन्य सभी वैज्ञानिक एलिस की उपलब्धियों से ईर्ष्या करते थे लेकिन उसके प्रमुख ने एलिस से कहा कि इस फूल को जल्दी से तैयार करो और यदि यह वैसा ही काम करता है जैसा आप हमें बता रहे हैं तो हम तुम्हारे फूल को अगली प्रदर्शनी में रखेंगे। एलिस का एक बेटा भी था। वह तलाकशुदा थी और अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी। उसका बेटा अक्सर स्कूल से एलिस की लैब में आता था। जब वह लैब में बैठा था तो क्रिस नाम का एक वैज्ञानिक उसके पास आता है। वह आता है और एलिस के बेटे से कहता है कि तुम्हारे लाल जूते प्यारे हैं। इस पर एलिस के बेटे ने उन्हें धन्यवाद दिया। इसी बीच एलिस आ जाती है जिसके बाद वह अपने बेटे को घर ले आती है। रात को दोनों एक साथ खाना खाते हैं। एलिस हमेशा अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी और अपने बेटे को ठीक से समय भी नहीं दे पाती थी लेकिन फिर भी उसका बेटा उससे कुछ नहीं कहता था क्योंकि वह होशियार था। खाना खाते समय वह एलिस मॉम से कहता है, जो आपके साथ आपकी लैब में काम करता है जिसका नाम क्रिस है, मुझे लगता है कि वह आपको पसंद करता है, आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर एलिस अपने बेटे की प्यारी बातों पर हंसने लगती है। वह कहती है, बेटा, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि अपनी माँ की जिंदगी के बारे में फैसला कर सको। इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है। लैब में बेला नाम की एक वृद्ध महिला वैज्ञानिक काम करती थी। उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसे वह अक्सर अपने साथ रखती थी। यहाँ सभी वैज्ञानिकों को लैब तक पहुँच प्राप्त थी, यानी वे जब चाहे लैब में प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं। हम कह सकते हैं कि लैब खोलने का कार्ड है लेकिन बेला के पास नहीं है। तभी दूसरा वैज्ञानिक यहाँ आता है और लैब खोलता है। बेला और उनके सहवैज्ञानिक छोटे नीले फूलों पर शोध कर रहे थे। दूसरी ओर एलिस और क्रिस खुश फूलों पर शोध कर रहे थे जिसके बारे में एलिस ने शुरुआत में बताया था। क्रिस एलिस को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है लेकिन वह उसे मना कर देती है। वह कहती है, नहीं, मैं नहीं आ सकती, देखो हम अच्छे दोस्त हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम जो भी सोचते हो वो सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। एलिस के बेटे के घर में एक मछली टैंक था जिसमें वह चींटियां रखता था। यह उनका शौक था। उनकी समस्या ये थी कि वह ज़्यादातर समय घर पर अकेले ही बिताते थे, इसलिए उन्हें अजीब और अनोखे काम करने में मज़ा आता था। एलिस घर आती है और जो के लिए एक खुश फूल लाती है। वह अपने बेटे से कहती है कि अगर तुम इससे अच्छे से बात करोगे और इसका ख्याल रखोगे तो इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। इसलिए मैंने इसका नाम लिटिल जॉय रखा, जो इस फिल्म का भी नाम है। तो कहानी है एक खतरनाक फूल लिटिल जॉय की। एलिस के बेटे को लगा कि उसकी माँ पागल है लेकिन फिर भी वह उस फूल से बात करने लगा। लैब में दिखाया गया है, एलिस के फूलों के पास के नीले रंग के फूल आधे से ज़्यादा मुरझा जाते हैं। वे सूख गए। इधर बेला कहती है कि यह सब एलिस के फूलों की वजह से हुआ। जैसे जैसे वे खिलने लगे उनका बुरा प्रभाव अन्य फूलों पर पड़ा, इस कारण वे सूख गए। एलिस कहती है कि नहीं, मेरे फूलों की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने फूल पर जो प्रयोग किया है वह एक ही फूल बनेगा। यह अपने जैसे अन्य फूल पैदा नहीं कर सकता। बेला कहती है कि क्या आप प्रकृति की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, यानी आपका फूल अपने जैसा दूसरा फूल नहीं पैदा कर सकता, उसकी डंडी नहीं निकलेगी। अगर ऐसा है तो आपका फूल सबके लिए खतरा बन सकता है। एलिस कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने फूल पर बहुत रिसर्च की है, कुछ भी गलत नहीं होगा। उसका सिर कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती तब तक हम सभी लैब में मास्क पहनेंगे ताकि एलिस के फूलों के कारण किसी को चोट न पहुंचे। अब उस शाम सारे नीले रंग के फूल मुरझा कर मर जाते हैं। ये देखकर बेला चिंतित हो जाती है क्योंकि उसकी सारी मेहनत और रिसर्च बर्बाद हो गई। तभी वह देखती है कि उसका कुत्ता गायब है। उसने सोचा कि शायद ये लैब में होगा, इसलिए उसने कुत्ते को ढूंढने के लिए क्रिस को लैब में भेजा। जैसा कि हम जानते हैं, बेला के पास लैब की चाबियां नहीं थीं।
अब जब क्रिस लैब में जाता है तो बेला का कुत्ता उस पर कूद पड़ता है और गलती से वह एलिस के फूलों पर गिर जाता है। उसने उनकी खुशबू सूंघ ली थी और फिर उसे छींक आने लगती है। अब वह कुत्ते के साथ बाहर आ गया था और फिर से एलिस से रात के खाने के लिए पूछता है। इस बार एलिस सहमत हो गई। क्रिस, जो हुआ करता था, शांत और डरा हुआ, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह बिल्कुल बदल चुका था। अब वह बात करते समय न तो शर्माता था और न ही झिझकता था, और यह सब उसके साथ उन फूलों की खुशबू के कारण हो रहा था। वहीं दूसरी ओर लैब में बेला का कुत्ता उन पर भौंक रहा था और उन्हें काटने की कोशिश भी कर रहा था। बेला घबरा जाती है क्योंकि उसके कुत्ते ने कभी ऐसा नहीं किया था। एलिस कहती है कि चिंता मत करो, आपका कुत्ता जल्द ही ठीक हो जाएगा। क्रिस, जो लैब में काम कर रहा था, एलिस से कहता है, बेला पर ध्यान मत दो, वह थोड़ी पागल है। उन्होंने इस नौकरी से 1 साल का ब्रेक भी लिया। दूसरी ओर एलिस का घर दिखाया गया है जहां उसका बेटा ज्यादातर अकेला रहता था, इसलिए उसने फोन पर एक दोस्त बनाया और हर दिन उससे मैसेज पर बात करता था। वह उसे अपने टैंक की एक तस्वीर भी दिखाता है जिसमें उसने चींटियां पाली हुई थी, लेकिन उस लड़की ने सोचा कि एलिस का बेटा थोड़ा ऊब गया है, इसलिए उसने संदेश का जवाब नहीं दिया। तभी उसे एक विचार आता है और वह एलिस द्वारा बनाए गए फूल के साथ एक सेल्फी लेता है और उस लड़की को भेजता है और उसे उस फूल की खासियत बताता है। इस पर वह कहती है, अरे वाह, मुझे भी वह फूल देखना है। एलिस का बेटा उसके संदेशों से बहुत खुश था। वह पास जाता है और उस फूल को सूंघता है जिससे उसे एलर्जी हो जाती है। जब एलिस की माँ घर आती है और अपने बेटे को खाने के लिए बुलाती है तो वह गुस्से में एलिस को जवाब देता है, माँ, मुझे नहीं खाना, मैंने खा लिया है, तुम जाकर खाओ। एलिस थोड़ा चिंतित हो जाती है क्योंकि उसके बेटे ने कभी उससे इस तरह से बात नहीं की है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर बेला थी। एलिस उसे देखकर थोड़ी चिंतित हुई क्योंकि क्रिस ने उससे कहा था कि वह थोड़ी पागल है। वैसे भी एलिस उसे अपने घर के अंदर आने के लिए कहती है। वह एलिस से कहती है कि मेरा कुत्ता मेरे बच्चे जैसा है, उसका व्यवहार कभी ऐसा नहीं रहा जैसे वह आज पागलों जैसा व्यवहार कर रहा हो। मुझे लगता है कि इसे ये सब तब से हुआ है जब से इसने आपके फूल की गंध महसूस की है। वह अपनी किताब दिखाकर एलिस से कहती है, देखो, हमारी नाक के ऊपरी हिस्से में दिमाग का एक हिस्सा होता है जो हमारे मूड को अच्छा या बुरा रखता है। जैसे ही हम किसी खास तरह की खुशबू को सूंघते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। आपका पौधा संक्रमण फैला रहा है। एलिस कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि मुझे पता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। आप मेरे शोध को बर्बाद करना चाहते हैं। वह कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, और आप क्रिस को देखिए जो आपकी टीम में काम करता है। वह पहले बहुत शांत रहता था लेकिन अब वह बहुत बदल गया है, और अगर मेरे समझाने के बाद भी तुमने इन फूलों का उत्पादन बंद नहीं किया तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। फिर सारा दोष तुम पर आएगा। एलिस, हर कोई तुमसे सवाल करेगा। बेला ये बात समझाकर चली गई थी। एलिस को अब उन फूलों पर संदेह होने लगा। वह सोचती है कि इससे उसके बेटे का व्यवहार बदल सकता है। अगले दिन लैब प्रमुख ने उसे डांटा क्योंकि उसने बिना किसी अनुमति के उन खुश फूलों का दूसरा बैच लगाना शुरू कर दिया था। मुखिया कहता है, इस फूल से क्या निकलता है? हमें नहीं पता कि यह वायरस है या कुछ और इस स्थिति में आप अधिक फूल उगाने लगे। एलिस का कहना है कि मैंने ये खुशी का फूल अपने बेटे को भी दिया, उसे कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर सर को और भी गुस्सा आ गया। वह कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? यह नियमों के विरुद्ध है। आप लैब से कुछ भी बाहर नहीं ले जा सकते, और वो भी तब जब आपका प्रोजेक्ट पास भी नहीं हुआ हो। एलिस खुद से बात करने लगती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह शोध बर्बाद हो जाए। वह कहती है कि दूसरी लैब भी हमारी तरह फूल बनाने की कोशिश कर रही है, और अगर वे हमसे पहले ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा और हम पीछे रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर सभी चुप हो गए। वह बाहर आती है और क्रिस को डांटती है, तुमने मेरी अनुमति के बिना और फूल क्यों लगाए? वह कहते हैं, मैं भी आपकी तरह अपनी लैब और सबके फायदे के बारे में सोच रहा हूँ। जब एलिस घर आती है तो उसका पति अपने बेटे को छोड़ने के लिए घर आया होता है। दरअसल उनका बेटा कुछ दिनों के लिए अपने पिता के पास रहने गया था। एलिस के पति कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रखती हो और पूरा दिन अपनी रिसर्च में बिताती हो। वह पूरी तरह से बदल गया है और मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं लगता है। एलिस सोचने लगती है कि क्या उस फूल की खुशबू का उसके बेटे पर असर हुआ। खैर, लैब में दिखाया गया है कि एलिस उन लोगों के वीडियो देख रही थी जिन पर इस फूल का परीक्षण किया गया था। एक लड़की अपने इंटरव्यू में कहती है, उस फूल को सूंघने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ और अपने फैसले ले सकती हूँ।
लेकिन उसकी माँ कहती है कि वह बड़ी महसूस कर रही है और कहती है कि मेरी बेटी पहले ऐसी नहीं थी और वीडियो बीच में कट जाता है। ये सब सुनकर एलिस चिंतित हो जाती है। वह सोचने लगती है कि क्या इस फूल की वजह से उसका बेटा, बेला का कुत्ता और क्रिस बदल गए हैं, या हमारे बेटे के बारे में मेरे पति के शब्द सच हैं। जब एलिस रात को सो रही थी तो उसका बेटा लैब की चाबी चुरा लेता है और अपने दोस्त के साथ लैब के अंदर चला जाता है। वह जानता है कि जिस समय वह जा रहा है कैमरा उन फूलों पर नहीं होगा, इसलिए वह अपने दोस्त को लैब के अंदर ले आता है। इससे उन्हें फूलों की खुशबू आती है, उनमें बड़े होने का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि वे बड़े हो गए हैं। अचानक कैमरा उनकी ओर मुड़ता है, लेकिन वे एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं। अगली सुबह ऐप का वीडियो देखा जा रहा था, लेकिन एलिस और उसकी टीम ने देखा कि एक फूल गायब है। इसी बीच एलिस को वीडियो में लाल जूते दिखाई देते हैं और वह समझ जाती है कि उसके बेटे ने वह फूल चुरा लिया है। बेला एलिस को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उन लोगों के वीडियो होते हैं जिन पर उस फूल का परीक्षण किया गया था। बेला कहती है कि पूरा वीडियो देखो, अभी देर नहीं हुई है। एलिस ने वीडियो देखा और पाया कि लोग उन खुश फूलों के बारे में अच्छा कह रहे थे जिन पर इसका परीक्षण किया गया था, लेकिन उनके अभिभावकों का कहना है कि उस फूल को सूंघने के बाद उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। इस दौरान एलिस देखती है कि उसका बेटा अपनी दोस्त को घर लाता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। जब एलिस उसके कमरे में जाती है तो लड़की कहती है कि हम यहीं पढ़ेंगे। वह एक परिपक्व लड़की की तरह बात कर रही थी। एलिस ने उन्हें रात के खाने के लिए बुलाया और खाने के दौरान एलिस ने अपने बेटे से पूछा, तुम उस दिन लैब में क्यों गए थे? इस पर उनका बेटा कहता है कि जाहिर है तुम्हें मेरे लिए समय नहीं मिलता, और वह एलिस के प्रति असभ्य लग रहा था। वह कहता है कि अब मैंने अपने पिता के साथ रहने का फैसला कर लिया है और मैं अपने दोस्त के साथ जाने वाला था, लेकिन जब उसकी माँ ने उसे रोका तो उसने उसे धक्का दे दिया और एलिस की नाक से खून बहने लगा। वह कहता है, हे माँ, तुम्हें चोट लगी है, मुझे प्लास्टर लगाने दो। इसी बीच एलिस देखती है कि उसका बेटा और उसका दोस्त उस फूल से बात कर रहे थे। उन्हें इसकी गंध भी आती है और ऐसा लगता है जैसे उन्हें इसकी लत लग गई है। एलिस उस टैंक को देखती है जिसमें सभी चींटियां मर चुकी थीं। अगले दिन क्रिस लैब में बेला से लड़ रहा था और कहता है कि आपने कुछ नमूने खत्म कर दिए हैं, लेकिन वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस लैब में वर्षों से काम कर रही हूँ और जो नमूने ठीक नहीं है वे अपने आप विलुप्त हो गए हैं। एलिस क्रिस से कहती है, शायद बेला सही थी, मुझे इन फूलों का उत्पादन बंद कर देना चाहिए। यह एक प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें हर चीज का पुनरुत्पादन होता है। इसका मतलब है कि उसके जैसी चीज का उत्पादन करना, लेकिन मैंने उन फूलों का उत्पादन बंद कर दिया जिसके कारण वे इंसानों को अपना बना रहे हैं, गुलाम हैं और उनके माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। जो इसे सूंघता है वह पागल हो जाता है। मेरा बेटा पुरुषों की तरह बात करने लगा है, मुझे ये सब यही बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्रिस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं बेला, वह पागलों की तरह बात करती है। आपका बेटा भी बड़ा हो रहा है इसलिए बात करता है। ऐसा सुनकर आप भी उसके साथ समय नहीं बिताते। एलिस अब अपने बेटे के साथ समय बिताने के बारे में सोचती है। वह उसे स्कूल से लेने के बाद कहती है, हम इस सप्ताह के अंत में बाहर जाएंगे, लेकिन उसका बेटा कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा और मैं बच्चा नहीं हूं कि आपके साथ बाहर जाऊंगा। जब एलिस ये सुनती है तो उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। अब लैब का एक जूनियर साइंटिस्ट आता है और बेला से कहता है कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आज रात के लिए इस लैब का ख्याल रखना, और वह चाबी बेला को सौंपकर चला जाता है। रात में बेला एलिस के फूलों को पानी दे रही थी और उनमें से कई फूल खिल रहे थे और उन फूलों से हर जगह खुशबू आ रही थी, लेकिन बेला ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। वह तुरंत निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। अब सुबह दिखाया जाता है जब एलिस लैब में आती है तो बेला उससे बात कर रही थी और बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहती है, सॉरी एलिस, मैंने तुम्हारे फूलों को बुरा कहा। मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ इसलिए ऐसा हुआ, उनमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं उन फूलों की वजह से खुश हूँ। आपने इसका नाम सही रखा, हैप्पी फ्लावर। लेकिन उसकी बात सुनकर एलिस को विश्वास हो गया कि फूल खुशी नहीं देते बल्कि इंसान के दिमाग को विकृत कर देते हैं। एलिस अब एक मनोवैज्ञानिक के पास जाती है और उसे अपने और अपने बेटे के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये संभव नहीं है कि एक फूल ऐसा कैसे कर सकता है। आपका बेटा बड़ा हो रहा है इसलिए उसका व्यवहार आपके साथ बदल गया है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एलिस घर आती है और देखती है कि क्रिस उसके घर पर है और एलिस का बेटा और उसका दोस्त बात कर रहे थे। एलिस क्रिस से कहती है कि ऐसा क्यों किया, तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर आओगे। तीनों ने उस फूल को सूंघ लिया है। एलिस क्रिस को जाने के लिए कहती है, लेकिन जाते समय वह एलिस से कहता है कि सब कुछ ठीक है, बस तुम पागल हो रही हो। एलिस सोचने लगती है कि क्या मैं सचमुच पागल हो रही हूँ। फिर वह सोचती है कि ठीक है, अगर फूल सभी चीजों की जड़ है तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। अगले दिन वो प्रयोगशाला में जाती है और सिर से कहती है, आप सही थे,
ये खुशबू लोगों को खुशी देगा लेकिन अतिरिक्त खुशी भी बन जाती है। यह एक लत है और इंसानों के लिए खतरनाक है, इसलिए हमें इनका उत्पादन बंद करना होगा क्योंकि यह हमारे लिए खतरा हो सकता है। वह कहते हैं ठीक है। अब जब वे एक साथ बैठे थे तो बेला कहती है कि मुझे उस फूल की गंध नहीं आई, मैंने बस जानबूझकर खुद को बदल लिया ताकि मैं आप सभी को समझा सकूं कि वह फूल कितना खतरनाक है। एलिस उसके पास जाती है और सब कुछ पूछने लगती है लेकिन बेला वहां से भाग जाती है। एलिस उसका पीछा करती है, सिर और क्रिस भी उसके पीछे जाते हैं लेकिन जब वे उसे पकड़ने वाले थे तो वह सीढ़ियों से गिर जाती है और मर जाती है। उन सभी ने सोचा कि शायद उसने जानबूझकर खुद को खत्म कर लिया। क्रिस और मुखिया ने यह बात एलिस को बताई लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करती। बेला ने खुद को खत्म कर लिया। बाद में एक मीटिंग बुलाई गई और जो मुखिया उन फूलों के खिलाफ था वह यहाँ बदल गया। उसने कहा कि बेला उन फूलों की वजह से नहीं मरी, मैंने उन्हें सूंघा और खुश हुआ। हमें उन फूलों को प्रदर्शनी के लिए तैयार करना होगा। ये सुनकर एलिस हैरान रह गई और जानती है कि हर कोई इस फूल का दीवाना है। रात में वह उस जगह का तापमान कम कर देती है जहां फूल रखे गए थे। जो आता है और उससे चाबियां मांगता है ताकि वह तापमान बढ़ा सके लेकिन एलिस मना कर देती है और वह चाबियां छीनने की कोशिश करता है। फिर वह उसके सिर पर कुछ मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वह तापमान बढ़ा देता है और निकलते समय एलिस के चेहरे से नकाब भी हटा देता है। उच्च तापमान के कारण फूल खिल रहे थे और खुशबू हर जगह फैल गई थी। एलिस ने भी इसकी गंध महसूस की। सुबह होती है, मुखिया खुश होता है और कहता है एलिस, हमें तुम्हारा फूल प्रदर्शनी में लाने की अनुमति मिल गई है। सभी ने सोचा कि एलिस ये सुनकर खुश नहीं होगी लेकिन वह भी खुश हो गई क्योंकि वे नहीं जानते थे कि एलिस भी नशे की आदी है। अब उस फूल को उसने अपने बेटे को उसके पिता के पास छोड़ दिया है। अंत में वह अपने मनोवैज्ञानिक के पास जाती है और कहती है कि आप सही थे, अब सब कुछ ठीक हो गया है। वह क्रिस के साथ भी फ्रैंक थी। हम डॉक्टर के क्लिनिक में भी उस खुश फूल को देखते हैं। सहायक उसे सूंघता है और कहता है कि आपकी कंपनी ने क्या फूल बनाया है, यह मुझे दिल से खुश कर देता है। इससे मुझे इतनी खुशी मिलती है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। अंत में हमें एलिस द्वारा लगाया गया फूल दिखाया जाता है जिसे देखकर एलिस एक बुरी मुस्कान देती है, जिसका मतलब है कि वह भी इसकी आदी है। कौन जानता है आगे क्या होगा। यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है।